जो आज हम बिल लेके आया है, एक आप इसको कह सकते हैं नए सवेरा, एक अच्छा सोच के साथ जब हम आए हैं तो हम बिल का नाम को भी, नाम से तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, नाम को हमने अच्छा नाम लेकर के आया है। अब ये नया बिल का नाम होगा, इस एक्ट का नाम हो जाएगा उम्मीद। उम्मीद नाम। अब उम्मीद से तो आपका कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए। अब उम्मीद रखने का पीछे कारण है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब सर इसमें यूनिफाइड हम कहां से शुरू किया? पूरा जो व्यवस्था है उसको हमने यूनिफाई किया है। कलेक्टर का रोल से लेकर के सर्वे, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट और जितना भी जो मैटर है उसको अब पारदर्शिता के साथ जब हमने यूनिफाइड एफर्ट डाला है to overcome the issues which were pending for such a long time, तो इसको हमने यूनिफाइड एफर्ट के साथ में आया है। और एम्पावरमेंट का जब बात होते हैं तो डाइवर्स सोशल ग्रुप जिसको मैंने जिक्र किया है, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, चाहे वो आगा खानीस हो, पसमानदा मुस्लिम हो, बैकवर्ड मुस्लिम्स का कोई भी डेफिनेशन में आप देख लीजिए, वुमेन हो और बाकी कोई भी हो, हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो हमारा मंत्रालय में होगा, जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस, पूरा मैनुअल अगर गड़बड़ होता है उसका भी ट्रैकिंग करने के लिए, ब्यूरोक्रेटिक डिले हो रहा है, किसके टेबल में डिले हो रहा है उसका भी जांच करने के लिए पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। और आखिर में डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कितना करोड़ हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसलिए जो डेवलपमेंट ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मैंने कल भी इस बात को बताया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा वर्क प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। और कई लोगों ने कहा कि डिफेंस, रेलवेज के बाद तीसरा डेटा बैंक देखा जाएगा तो वर्क प्रॉपर्टी, जो लैंड प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड के पास है। मैं उसको थोड़ा संशोधित करके बताना चाहता हूं, ये तीसरा नहीं है, दुनिया का सबसे ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी नंबर 1 वक्फ बोर्ड के पास है हिंदुस्तान में। ये थर्ड नहीं है, क्योंकि डिफेंस और रेलवे को आप प्राइवेट प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको गिनती नहीं कर सकता है, ये देश का प्रॉपर्टी है। इसलिए जब इतना प्रॉपर्टी हमारा देश में है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन आपत्ति तब होता है जब दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी मुसलमानों के नाम में वक्फ प्रॉपर्टी हमारा देश में है और करोड़ों जो हमारा बहनाई हैं, गरीब मुसलमान हैं, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है इतना प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किस काम का? करोड़ों का प्रॉपर्टी कोई, मैं तो देखा हूं, मैं ये मंत्रालय संभालने का बाद भी और पहले भी कई वक्फ प्रॉपर्टी है या संस्थाएं हैं बाहर में, बहुत गरीब अवस्था में भीख मांगने वाला भी मैंने देखा है। क्यों काम नहीं आ रहा है? अगर सही तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को हम डेवलप करेंगे तो मैं कह सकता हूं अगले 3-4 साल के अंदर में करोड़ों गरीब मुसलमानों का जिंदगी आबाद हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप योगदान करेंगे, सब मिलकर के हम काम करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते हैं? इसी मंशा के साथ हम यहां आज इस सदन में आए हैं। हमारा टारगेट जो है बहुत ही क्लियर है। 2013 में दूसरा प्रावधान जो चेंज किया था उसको हम लोगों ने क्या बदलाव किया है वो आप भी हमारा समर्थन करेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी जो है ये तो आप जानते ही है, इसको कोई भी प्रॉपर्टी हो उसका एक टाइटल होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोई प्रूफ तो चाहिए। अगर वक्फ पे यूजर के नाम में अगर हम वर्बली कह देंगे
कि इतने साल पहले, 500 साल पहले हमारा बाप दादा या फलाना फलाना ने ऐसा किया था, ये जमीन, ये हमारा वक्फ जमीन है। तो ठीक, आप क्लेम कीजिए, मगर कुछ तो दिखाना पड़ेगा सर, कुछ डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। तो वक्फ बाय यूजर, ये जो हमने ऐसे आप आर्बिट्ररी नहीं कर सकता है। साथ साथ सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है। ये बहुत जरूरी था। अदरवाइज इसके बाद अगर आप 2013 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी था, आज 2025 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी का संख्या में जंप हो गया, तब आप पता चलेगा कि ये सेक्शन का कितना इसका दुरुपयोग किया गया है। लेकिन साथ साथ में हम लोग ने संरक्षण भी दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है सर कि कोर्ट का अधिकार को तो हम यहां खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए अनलेस द प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, ऑल दोस land, those property, work property which are registered, which has a proper documentation, they will remain so। और इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है, वो राज्य सरकार को ही अथॉरिटी दिया है। अब महिलाओं का अधिकार को लेकर के, बच्चों का अधिकार को लेकर के सब कहते हैं। मैंने कहा कि वक्फ औलाद का इतिहास बहुत पुराना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन भी करते आए हैं। तो हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो विडोज है, जो डिवोर्स वुमेन है, ऑर्फन है, जो यतीम बच्चे हैं, उनके लिए संरक्षण तो होना चाहिए माननीय सभापति महोदय। तो हमने ये प्रावधान किया है कि जो प्रॉपर्टी मेरा है, अगर मैं एक मुसलमान हूं, मैं वक्फ क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसी प्रॉपर्टी को ही वक्फ कर सकता हूं जो मेरा अधिकार है। साथ साथ उस प्रॉपर्टी में जो महिला का अधिकार है, उसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूं। महिला का अधिकार को सुरक्षित रख करके ही मैं अपना मर्जी से मेरा जो अधिकार है उसको हम वक्फ क्रिएट कर सकता है, ताकि कोई महिला ऐसा ना हो कि परिवार में इतना प्रॉपर्टी है लेकिन उसको कोई उसका अधिकार ही ना हो। तो ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस 21वीं सदी में इतना प्रोग्रेसिव थिंकिंग तो सबको ही होगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आपका ऐसा सोच नहीं है, हम लोग सब एक समानता सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2 मेजर अमेंडमेंट हम जो लेके आया है, उसमें भी मैं मानता हूं आप समर्थन करेंगे। एनी मॉन्यूमेंट्स, कई मॉन्यूमेंट्स हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 declared as work properties under this act or under any previous act shall be void। कोई हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमारा राष्ट्र का प्रॉपर्टी है, इसको आप छेड़खानी नहीं कर सकता है। दूसरा, हमारा देश में करोड़ों आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हम लोग सब मानते हैं कि इंडिजिनियस जो शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं उसका संरक्षण होना चाहिए। तो हमने यहां ये प्रावधान लेके आया है, आप शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जगह में जहां हमारा स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां किसी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 4 क्लॉज 4 सेक्शन 3E में हमने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि हमारा देश में जितने आदिवासी भाई बहन हैं, उनके लिए आदरणीय मोदी जी का तरफ से और हम सब का तरफ से ये बड़ा सौगात होगा। सर, ट्राइब्यूनल में हमने कुछ बदलाव किया है। हमारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी सुझाव आया था। अब जो ट्राइब्यूनल बनेगा उसका फिक्स टेन्योर होगा
और उसको एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कई हमने स्टेप्स उठाया है। आज का दिन में टोटल जो केसेस पेंडिंग है, लिटिगेंट्स टोटल कितना केसेस है? 14,470 केसेस, नहीं सॉरी सर, 31,999 केसेस है, जिसमें मुस्लिम लिटिगेंट्स है 14,470 केसेस। तो 31,999 केसेस जो पेंडिंग है। तो हम ये समझते हैं कि ट्राइब्यूनल को मजबूत कराना बहुत जरूरी है। हमने 2 मेंबर प्रपोज किया था, जेपीसी में कहा गया कि 3 मेंबर होना चाहिए, उसको हमने एग्री करके 3 मेंबर बनाया और 1 मेंबर हैविंग नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल। और दूसरा सर, द कंपोजिशन ऑफ वर्क ट्राइब्यूनल हैज बीन एक्सपांडेड to both serving and retired officials, each serving for a fixed tenure of 5 years. Tenure को 5 years fix किया है, from the date of appointment or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. Section 84 clause 4 में हमने ये बहुत क्लियर से प्रावधान रखा है। एक इंपॉर्टेंट हमने प्रावधान रखा है, राइट टू अपील। इसमें कई लोगों ने डिस्प्यूट भी किया है, मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहले क्या कर दिया था आप लोगों ने मतलब प्रीवियस यूपीए सरकार ने, राइट टू अपील, अगर ट्राइब्यूनल से आपको निजात नहीं मिल रहा है, ट्राइब्यूनल में आपका सुनवाई नहीं हो पाया, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओनली रिव्यू पिटीशन में आप जा सकते हैं, जो बहुत ही सीमित दरवाजा खुला होता है। रिव्यू पिटीशन आप तो सर, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है, उसमें आम आदमी कहाँ रिव्यू पिटीशन जा करके ये सब चक्कर खात के घूमते रहेंगे। इसलिए हम ये मानते हैं कि राइट टू अपील मस्ट बी द सब्सटेंटिव राइट, इसलिए हमने ये दरवाजा खोल दिया है। अगर ट्राइब्यूनल में आपका हक नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हैं, सिविल रिट आपका अपील करके किसी भी जगह में आपको जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए। इसलिए हम ये मानते हैं कि जब हम ये अपील प्रोविजन रखा है तो ट्राइब्यूनल भी जल्दी जल्दी काम करेगा, कोर्ट भी जल्दी जल्दी काम करेगा, लोगों को भी जल्दी जल्दी न्याय मिलेगा, कहीं किसी काम ने दरवाजा बंद नहीं किया है। एनुअल कंट्रीब्यूशन जो आप देते हैं मुतावलिस, आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत सोच समझ करके फैसला किया है, इससे कोई समस्या खड़ा नहीं होगा। वक्फ इंस्टीट्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है बोर्ड को देना होता है, पहले 7% होता था, हमने उसको घटा करके 5% कर दिया, ताकि ज्यादा पैसा आप गरीबों के लिए इस्तेमाल कर सके, बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सके। आप काहे का बोर्ड को इतना पैसा देंगे, इसलिए हमने घटा करके वेलफेयर पर्पस में ज्यादा खर्चा करें, इसलिए इसको हमने सीलिंग कर दिया है। सर, लिमिटेशन एक्ट, आप तो जानते हैं लिमिटेशन एक्ट अगर लागू नहीं होगा तो फिर कहां तक जाएगा, कोई सीमा तय कैसे होगा। इसलिए हमने जब ये कानून पारित होगा, सरकार का अगर लैंड है तो उसका लॉ ऑफ लिमिटेशन के हिसाब से 30 इयर्स का प्रावधान रखा है, अगर प्राइवेट लैंड है तो 12 साल का हमने प्रावधान रखा है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही रीजनेबल हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन को यहां अप्लाई किया है, और जिस दिन से ये एक्ट पारित होगा, एनफोर्स होगा, उसी दिन से ये हिसाब उसका गिनती शुरू किया जाएगा। सर, जो सेक्शन 40 का मिसयूज होने का कारण से जो एक ऐसा माहौल पैदा हो गया था, मेरे घर में कम से कम कितना डेलीगेशन पिटीशन आ चुके हैं। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड ने ऐसा ही क्लेम कर दिया। अभी जो न्यूज में भी आपने पढ़ा होगा, केरला में 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का, जो वो लोग सब खेती करने वाले लोग हैं, फार्मर्स लोग हैं, किसान हैं, उनका जमीन जो केरला में मुनम्बम केस के नाम से अभी सब लोग ने पढ़ चुका होगा, उसको वहां वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया और वो कहीं भी नहीं जा पाया। वो ठोकरे खाते रहे, घूमते रहे, जिसको लेकर के
पूरा वहाँ के जो कैथोलिक बिशप्स काउंसिल है और दिल्ली में भी और अलग अलग कई हमारा क्रिश्चियन संगठनों ने हमको मेमोरेंडम दिया है, प्रेस रिलीज भी दिया है और अपील भी किया है। सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अपील किया है। मैं नाम लेकर के सिर्फ केरला एमपीज को मैं दबाव नहीं डालना चाहता हूं मानसिक रूप से, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा केरला का एमपीज को। ये तो सबके लिए अपील किया है कि जो बड़े हमारे चर्च के जितने भी बड़े बड़े बॉडीज है उन्होंने अपील किया है कि अपना विवेक का इस्तेमाल करें और सारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस वक्त अमेंडमेंट बिल को समर्थन करना चाहिए। तो कम से कम चर्च का अपील को तो आप लोग मानिएगा। सर कई केसेस है, उसको तो मैंने कई बार दोहरा चुका है, इसलिए सारा केसेस तमिलनाडु का केस हो या कर्नाटका में जो केस हो या हरियाणा वाला गुरुद्वारा वाला को वक्फ क्लेम करना, कई केसेस है, मैं उसको साइड नहीं करना चाहता हूं क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन सर ये बात तो मैं जरूर कहूंगा क्योंकि हम लोग इस महान सदन में बैठे हैं। 2013 में 123 प्रॉपर्टी को तो उस समय सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया था। उसके बाद कई लोगों ने कहना शुरू किया और स्टेटमेंट मीडिया में भी है कि ये पूरा पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ प्रॉपर्टी है। अब सोचिए सर, अगर वो सरकार कंटिन्यू रहता, नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते तो कितना खतरा मंडरा रहा था हमारे सर के ऊपर में, आप सोचिए। तो हम तो देश के लिए सोच समझ करके आज ये बिल लेके आए हैं, तो ये हमारे लिए कोई इसमें एक लाल पैसा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये बिल करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए और गलत काम ना हो, गलत तरीके से दूसरा का जमीन को हड़प ना ले, इसको प्रतिबंध लगाने के लिए, रोकने के लिए अच्छा सोच के साथ हम ये बिल लेके आए हैं। अन्य सभापति जी, मैं कहने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि ये ओपनिंग है। हमारे यहाँ जितना विद्वान माननीय सदस्य हैं उनके बातों को मैं सुनने के लिए बहुत इच्छुक हूं, तो सुनने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्रीगण भी यहां बैठे हैं, हम लोग सब सुनेंगे। तो जेपीसी में जो सदस्य हैं और जो सदस्य नहीं है, सबका सुझाव हम सुनते हुए आखिरी में जैसे हमने टाइम यहाँ दिया है चर्चा के लिए, मैं उसका बारीकी से जवाब देने का कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा बात मत बोलिए जिससे हंगामा खड़ा हो जाएगा। ऐसा बात बोलिए जो सुन करके हमारा कानों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। हम बैठ करके सुनने के लिए तैयार है और चर्चा का स्तर ऊंचा होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आप सबको इस महत्वपूर्ण जो उम्मीद का जो हमारा बिल लेकर के आए हैं उसको समर्थन करने के लिए मैं अपील करता हूं।